हेलो स्टूडेंट्स, मैं विशाल गुप्ता आपका टीचर। इस वीडियो में मैं आपको चैप्टर है जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और फाइनल अकाउंट्स विदाउट एडजस्टमेंट उसको कराने जा रहा हूँ। स्टूडेंट्स, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, विदाउट एडजस्टमेंट वाला भी और नेक्स्ट जो है विद एडजस्टमेंट वाला भी। ये स्टूडेंट्स आपको क्लास 11th, ठीक है जी, बीकॉम और जो सीए फाउंडेशन के स्टूडेंट्स हैं उन सब के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसलिए मैंने पर्टिकुलरली किसी क्लास का नाम यहाँ नहीं लिखा, ठीक है, पर ये सबके लिए उतना ही इक्वली इंपॉर्टेंट है। अब ये मत समझें कि जो क्लास +1 को पढ़ाया जा रहा है वो सीए फाउंडेशन वाले क्यों पढ़ रहे हैं और जो सीए फाउंडेशन वालों को पढ़ाया जा रहा है वो बीकॉम वाले क्यों पढ़े। ये एक ऐसी कॉमन चीज़ है, ये सबको उतना ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है सबके लिए और सबको उतनी ही अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, ठीक है जी। इसके बिना आपको फंडामेंटल्स क्लियर नहीं होंगे और यही चैप्टर वो है कि जो आपको, यदि आपका बैलेंस शीट का आंसर मिल जाता है, मैच कर जाता है, प्रॉफिट एंड लॉस ठीक आप कैलकुलेट कर लेते हो, तो अंडरस्टैंडिंग ये बनती है कि आपके बेसिक स्ट्रॉन्ग्स हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। सबसे पहले मैंने एक चार्ट के फॉर्म में ये बनाया है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या होती है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स दो तरीके से होती हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, एक इनकम स्टेटमेंट्स होती हैं, दूसरा पोजीशन स्टेटमेंट्स होती हैं। तो इनकम स्टेटमेंट्स जो होती हैं गाइस, उसमें आगे फिर दो पार्ट्स में हम बांटते हैं उसको। उसमें एक ट्रेडिंग अकाउंट बनता है और एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनता है। और पोजीशन स्टेटमेंट में दूसरा क्या बनता है, एक सिर्फ बैलेंस शीट बनता है। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट के दो टाइप्स हो गए, एक इनकम स्टेटमेंट्स, दूसरा पोजीशन स्टेटमेंट। और इनकम स्टेटमेंट्स में सबसे पहले जो है ये ट्रेडिंग अकाउंट है और दूसरा ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है। उसके बाद पोजीशन स्टेटमेंट में सिर्फ एक ही बनेगा, वो है बैलेंस शीट। और ट्रेडिंग अकाउंट से हम क्या फाइंड कर सकते हैं, ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस कैलकुलेट होता है, ठीक है जी। और प्रॉफिट एंड लॉस से नेट प्रॉफिट या नेट लॉस कैलकुलेट करते हैं। और पोजीशन स्टेटमेंट से पोजीशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी ऑन अ पर्टिकुलर डेट कितनी है। तो चलिए अब बात करते हैं कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होती क्या है। सो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर सिस्टमैटिकली ऑर्गेनाइज्ड समरी ऑफ ऑल द लेजर अकाउंट्स हैज presented in such a manner that it gives detailed information about the financial position and performance of the enterprise। ये उसकी ऑर्गेनाइजेशन की फाइनेंशियल पोजीशन और परफॉर्मेंस को अच्छी तरीके से वो बता सके, ठीक है जी। ये कहाँ से बनता है, लेजर की जो समरी होती है, जो बैलेंसेस हम लेजर से निकालते हैं, जो सिस्टमेटिकली हमने बनाया हुआ है, ठीक है जी, उससे हमने जो रिजल्ट फाइंड आउट करने हैं वो कहाँ से फाइंड आउट करने हैं, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस और उसके बाद बैलेंस शीट बना के। सो मैं एक बार दोबारा रिपीट कर देता हूँ, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर सिस्टमेटिकली ऑर्गेनाइज समरी। ये एक सिस्टमेटिकली ऑर्गेनाइज समरी है सारे लेजर अकाउंट्स की, जो कि प्रेजेंट करने हैं इस तरीके से कि वो हमें डिटेल्ड इंफॉर्मेशन दें अबाउट द फाइनेंशियल पोजिशन एंड परफॉर्मेंस ऑफ द एंटरप्राइज। परफॉर्मेंस किससे मेजर की जाएगी, प्रॉफिट या लॉस से, ठीक है जी। और जो फाइनेंशियल पोजीशन है वो किससे आएगी, वो बैलेंस शीट से आएगी, ठीक है जी। नेचुरली जब हम प्रॉफिट एंड लॉस बोलते हैं तो ट्रेडिंग अकाउंट भी उसका ही पार्ट होता है, ठीक है जी। पहले ट्रेडिंग अकाउंट आता है फिर प्रॉफिट एंड लॉस बनता है, राइट हो। चले अब हम आगे बात करते हैं कंपैरिजन बिटवीन इनकम स्टेटमेंट एंड पोजीशन स्टेटमेंट। सो P&L इज डिस्क्लोज्ड इन द इनकम स्टेटमेंट प्रिपेयर एट द क्लोज ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। ये सब लास्ट में बनती है इनकम स्टेटमेंट, प्रॉफिट एंड लॉस इसे कैलकुलेट किया जाता है। और पोजीशन स्टेटमेंट इट एग्जिबिट्स एसेट्स एंड लायबिलिटीज ऑफ द बिजनेस एट द क्लोज ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, ठीक है गाइस। और ये एसेट्स एंड लायबिलिटी को डिस्क्लोज करता है। ये तो देखा जाए तो ये तो दोनों की एक तरह की डेफिनेशन होगी ना। दूसरा, इनकम स्टेटमेंट इज सब डिवाइडेड इनटू फॉलोइंग टू पार्ट्स, नॉन मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न, ट्रेडिंग कंसर्न एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। सो नॉन मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न के लिए क्या बनता है, एक ट्रेडिंग अकाउंट बनता है और दूसरा क्या बनता है, प्रॉफिट एंड लॉस। एंड अपार्ट फ्रॉम द बिजनेस बैलेंस शीट टू जज फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस समटाइम्स एडिशनल स्टेटमेंट्स आर आल्सो प्रिपेयर्ड। इसमें के लिए क्या बनती है, कैश फ्लो, वैल्यू एडेड स्टेटमेंट विच इज नॉट मैंडेटरी फॉर नॉन कॉर्पोरेट एंटिटीज। मतलब वो सिर्फ कंपनी अकाउंट में कंपल्सरी है, पार्टनरशिप और सोल प्रोप्राइटर के लिए ये कंपल्सरी नहीं होता है। और उसके बाद इनकम स्टेटमेंट डिस्क्लोजेज नेट प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस आफ्टर एडजस्टिंग फ्रॉम द इनकम अर्नड ड्यूरिंग द ईयर ऑल द एक्सपेंडिचर ऑफ द बिजनेस इनकर्ड ड्यूरिंग द ईयर, ठीक है जी। और पोजीशन स्टेटमेंट डिस्क्लोज द एसेट्स एंड लायबिलिटी पोजीशन ऑन अ पर्टिकुलर डेट, ठीक है जी। ये इनकम अर्न दिखाती है उस पूरे साल की और ये एक पूरे उस पर्टिकुलर डे की
इंफॉर्मेशन हमें मिलती है पोजीशन स्टेटमेंट में। ठीक है गाइस, तो चलें आगे। ओके जी, चलिए अब हम आगे बात करते हैं इसके प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल अकाउंट या फाइनल अकाउंट्स कैसे होता है। एज वी नो नाउ कम टू नो दैट, एज वी नाउ कम टू, यहाँ क्या लिख, as we now come to know that the objective of financial account is to exhibit truly and fairly profitability and the financial position of the business which to which they relate, जिसके साथ वो रिलेट करते हैं उसके बारे में वो पूरी इंफॉर्मेशन बताते हैं, उसकी प्रॉफिटेबिलिटी की और फाइनेंशियल पोजीशन की। इन ऑर्डर दैट दीज मे बी प्रॉपरली ड्रॉन अप, इट इज इसेंशियली दैट अ proper record of transaction entered into by the business during the particular accounting period should be maintained। तो इसका मतलब पर्टिकुलर अकाउंटिंग पीरियड के दौरान उनकी सारा प्रॉपर रिकॉर्ड रखना बहुत ज़रूरी है, जिसके बिना वो आप प्रॉपरली कैलकुलेट कर ही नहीं पाएंगे। The basic principles in regard to accounting period are: a distinction should be made between capital and revenue receipt and payments, और दूसरा also income and expenses relating to a period of account should be separated from those of the another period। ठीक है जी, also income and expenses relating to period of the account, जिसके पीरियड, जिस अकाउंट की जिस पीरियड के अकाउंट्स बन रहे हैं उसको सेपरेट करना है दूसरे पीरियड से। मतलब ये ना हो कि 2 सालों के रिकॉर्ड आप मिक्स कर दो। Different items of income and expenditure should be accumulated under significant head so as to disclose the sources from which capital has been procured and the nature of liability which are outstanding for payment। मतलब डिफरेंट आइटम्स होती हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर की, जो हम इकट्ठी कर देते हैं कई बार सिग्निफिकेंट हेड्स के अंडर, उसको डिस्क्लोज करना है कि किस सोर्स के अंडर आया, क्या वो कैपिटल के अंडर है या उसकी लाइबिलिटी नेचर वाली है, और लाइबिलिटी नेचर की है, विच आर आउटस्टैंडिंग, जो आउटस्टैंडिंग है पेमेंट के लिए। ठीक है जी, चलिए अब हम आगे बात करते हैं। हैविंग रिगार्ड टू दीज बेसिक प्रिंसिपल्स द वेरियस मैटर्स टू विच अटेंशन शुड बी पेड फॉर डिटर्मिनिंग द डिफरेंट आस्पेक्ट्स ऑफ द ट्रांजैक्शन, a record of which should be kept at the different heads of account under which various items of income and expenditure account should be accumulated are stated below। तो ये जो हम इनकम स्टेटमेंट और पोजीशन स्टेटमेंट बनानी है उसमें कुछ आइटम्स का हमें अलग अलग हेड्स के अंडर लिखना है, और उसके लिए हमें ये फॉलोइंग चीज़ों के पे ध्यान देना पड़ेगा ताकि हम प्रॉपर इनकम स्टेटमेंट और पोजीशन स्टेटमेंट, जिसको कि बैलेंस शीट बोलते हैं, वो बना सकें। तो पहले किसका ध्यान रखना है कि डिस्टिंक्शन बिटवीन पर्सनल एंड बिजनेस इनकम, सिंस द फाइनल अकाउंट्स इंटेंडेड टू शो द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द बिजनेस एंड नॉट दैट ऑफ द प्रोपराइटर की नहीं वो शो करनी। इट इज इसेंशियल दैट द पर्सनल इनकम एंड एक्सपेंडिचर शुड बी सेपरेटेड फ्रॉम द बिजनेस इनकम एंड एक्सपेंडिचर। मतलब कि जो फर्म के इनकम है या फर्म से रिलेटेड आइटम्स हैं उसको अलग करना है, और पर्सनल प्रोपराइटर से रिलेटेड आइटम्स को अलग करना है। हम बिजनेस की बुक्स बनाते हैं, प्रोपराइटर की बुक्स नहीं बन रही, माइंड इट। तो हमें जो बिजनेस से रिलेटेड ट्रांजैक्शंस हैं, जिससे चाहे इनकम है या एक्सपेंडिचर, उसी को ही हमें लेना है। ठीक है स्टूडेंट्स, डिस्टिंक्शन बिटवीन कैपिटल एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। सो स्टूडेंट्स, अ डिस्टिंक्शन शुड बी मेड बिटवीन कैपिटल एंड रेवेन्यू बोथ रसीट्स एंड एक्सपेंडिचर के वक्त। Different types of income and expenditure should be classified under separate heads. Assets should be included in the balance sheet by following accounting principles and accounting standards. Likewise, a provision of income and expenses which have accrued but not paid should be made on estimation or otherwise on the same basis in the previous year। ठीक है जी, तो वो कह रहा है कि कैपिटल और रेवेन्यू आइटम का डिस्टिंक्शन हमें करना पड़ेगा। ठीक है जी, कैपिटल आइटम तो हमारी बैलेंस शीट का पार्ट बन जाएंगी, और जो रेवेन्यू रिलेटेड आइटम्स है, चाहे वो इनकम है या एक्सपेंडिचर है, वो ट्रेडिंग अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस का P&L अकाउंट का हिस्सा बन जाएंगी। ठीक है जी, तो जब तक ये डिस्टिंक्शन हमारे पास नहीं होगा फिर हमें दिक्कत रहेगी। और इसमें भी जो उस पर्टिकुलर साल से रिलेटेड जो एक्रू हो चुकी हैं वो ऐड कर देंगे, और अगर वो एडवांस में है तो वो लेस कर देंगे। ठीक है जी, देन उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है ऑल मटेरियल इंफॉर्मेशन टू बी डिस्क्लोज। सारी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन हमें डिस्क्लोज करनी है, कोई भी इंफॉर्मेशन हाइड नहीं करनी। एवरी इंफॉर्मेशन कंसिडर्ड मटेरियल फॉर जजिंग द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द बिजनेस और इट्स फाइनेंशियल पोजीशन
should be disclosed. For example, if some of the stock is not readily saleable, it should be valued less and should shown separately. हमें अगर उसमें से कोई एग्जांपल जैसे हमने यहाँ लिया कि स्टॉक इजीली नहीं बिक पा रहा, तो उसको हमें वैल्यू कम करके तो दिखाया है, पर उसको अलग से सेपरेटली शोन भी करना है, शो भी करना है कि वो इस वजह से नहीं बिक पा रहा। ठीक है, तो इसका मतलब पूरी इंफॉर्मेशन हमें डिस्क्लोज करनी है। उसके बाद रिकॉर्ड ओनली करंट पीरियड ट्रांजैक्शन, सिर्फ उस पीरियड से रिलेटेड ट्रांजैक्शन को ही शो करना है। दो द रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजैक्शन शुड बी मेंटेन continuously at the end of each accounting period. The transaction of closing accounting period should be cut off from those of the succeeding period. जो उससे अगले या पिछले पीरियड से रिलेटेड कोई भी ट्रांजैक्शन है उसको कट ऑफ करना है, प्लस या माइनस करके। ठीक है जी, और करंट पीरियड से रिलेटेड ट्रांजैक्शंस को ही हमें शो करना होता है। ठीक है जी, ओनली ट्रांजैक्शंस completed before close of account should be given effect. It should be seen that only the effect of transaction which were considered before the close of the period of the account, मतलब 31 मार्च जैसे हमारा क्लोज का डे माना जाता है फाइनेंशियल ईयर में, वहां तक की ट्रांजेक्शन्स को ही लेना है। दैट हैज बीन एडजस्टेड इन द अकाउंट ऑफ द ईयर। सो फॉर एग्जाम्पल, इफ द सेल ऑफ गुड टेक प्लेस, गुड्स की सेल तो हो गई है, ओनली आफ्टर, और तभी वो उसको माना जाएगा सेल जब इंस्पेक्शन कर लिया जाएगा बायर द्वारा, एंड इंस्पेक्शन क्लोजिंग वाले डेट तक हुआ नहीं, तो इसलिए उसको सेल में लेना इनकरेक्ट है। सो इट इज इनकरेक्ट टू ट्रीट द गुड्स एज सेल इन द अकाउंट ऑफ द ईयर। तो ये मैं एक बार एग्जाम्पल आपको दोबारा बता देता हूं। फॉर एग्जाम्पल, इफ द सेल ऑफ द गुड्स इज टू बी टेक प्लेस only after goods have been inspected by the buyer and inspection has not done before the close of the financial year, it would be incorrect to treat the goods as a sale in account of the year. उसके बाद ट्रेडिंग अकाउंट। सो ट्रेडिंग अकाउंट, अब हम बात करते हैं एक एक करके ट्रेडिंग अकाउंट की, फिर P&L अकाउंट की और बैलेंस शीट की। चलिए स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं। ट्रेडिंग अकाउंट क्या होता है? सो ट्रेडिंग अकाउंट इज प्रिपेयर्ड टू कैलकुलेट द ग्रॉस प्रॉफिट और gross loss arising out of the result of the trading activities of the business. So trading account is a nominal account and all expenses which relate to either purchase or manufacturing of goods are deducted from the sale to find out gross profit. ठीक है जी, तो ट्रेडिंग अकाउंट एक तरह का नॉमिनल अकाउंट है। ठीक है जी, वो नॉमिनल अकाउंट ही है और उसमें सारे एक्सपेंसेस की ही डिटेल लिखी जाती है, जो कि हम सेल्स में से माइनस करके फिर ग्रॉस प्रॉफिट को कैलकुलेट करते हैं। और कई बार जब एक्सपेंसेस ज़्यादा हो जाते हैं आपकी सेल से, तो वो ग्रॉस लॉस कहलाता है। तो नेचुरली अब पहले जब हम क्लोजिंग एंट्रीज करेंगे रिलेटिंग टू ट्रेडिंग अकाउंट, उसमें जर्नल पहले आएगा, एंट्रीज का मतलब ही जर्नल है, उसी के बाद वो अकाउंट में जाएगा। तो पहली एंट्री किसकी आएगी? परचेज रिटर्न यदि कोई है, इज क्लोज्ड बाय ट्रांसफरिंग द बैलेंस टू द परचेज अकाउंट। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पहले है कि परचेज रिटर्न को डेबिट कर देना है एंड टू परचेजेस को क्रेडिट कर देना है जब परचेज रिटर्न ट्रांसफर कर रहे हैं ट्रेडिंग अकाउंट में। तो ट्रेडिंग अकाउंट में ट्रांसफर करने के लिए उसको हम कहाँ ट्रांसफर करते हैं? परचेजेस में, मतलब कि उसको परचेजेस से लेस कर दिया जाता है। और उसी तरीके से सेकंड एंट्री है, सेल रिटर्न अकाउंट इज क्लोज्ड बाय ट्रांसफरिंग इट्स बैलेंस टू द सेल अकाउंट। और इसमें क्या है? सेल्स अकाउंट को हम डेबिट कर देते हैं और सेल रिटर्न को क्या कर देते हैं? क्रेडिट। ठीक है जी, तो ये इस तरीके से सेल रिटर्न अकाउंट भी क्लोज हो जाता है। ठीक है गाइस, उसके बाद सेवंथ, क्लोजिंग एंट्रीज फॉर दोज अकाउंट्स विच आर टू बी ट्रांसफर्ड टू द डेबिट साइड ऑफ द ट्रेडिंग अकाउंट। ठीक है, तो उसमें ये सारी चीज़ें हम जो हमारे जैसे ये आपको खर्चे आपको पता है ये सारे डेबिट वाले होते हैं, तो इनको क्लोज करने के लिए हम क्या करते हैं? ट्रेडिंग अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देते हैं। इसको क्या करते हैं? ट्रेडिंग अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देते हैं। ओपनिंग स्टॉक, परचेजेस, वेजेस, ये सारा कुछ हम क्रेडिट कर देंगे। कैरिएज, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, गैस, फ्यूल, पावर, फ्रेट कार्टेज, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस टू फैक्ट्री रेंट, लाइटिंग एटसेट्रा, रॉयल्टी, ये सारा कुछ हम क्या करेंगे? क्रेडिट करके क्लोज कर देंगे, ट्रेडिंग अकाउंट को डेबिट कर देंगे। ठीक है, उसके बाद फॉर क्लोजिंग ऑफ दोज अकाउंट्स विच आर टू बी ट्रांसफर टू क्रेडिट साइड ऑफ द ट्रेडिंग अकाउंट। तो इसमें क्या आ जाएगा? सेल्स अकाउंट को हम डेबिट कर देंगे, क्लोजिंग स्टॉक को भी डेबिट कर देंगे और ट्रेडिंग अकाउंट को ट्रांसफर कर देंगे क्रेडिट करके। एंड नेक्स्ट,
फिफ्थ एंट्री इसकी क्या बनती है गाइज, जहां तो प्रॉफिट आएगा या लॉस आएगा, दोनों चीजें तो एक साथ नहीं आ सकती ना। तो अगर प्रॉफिट आएगा तब हम एंट्री करेंगे ट्रेडिंग अकाउंट डेबिटेड टू पी एंड एल, पी एंड एल अकाउंट डेबिटेड टू ट्रेडिंग अकाउंट इन केस ऑफ लॉस। ठीक है गाइज, प्रॉफिट के लिए ट्रेडिंग अकाउंट डेबिटेड टू पी एंड एल और लॉस के लिए पी एंड एल अकाउंट डेबिटेड टू ट्रेडिंग अकाउंट। ठीक है जी, तो ये एंट्रीज होगी। इसके बाद मैं आपको बताता हूं इसका फॉर्मेट कैसा है। तो ये देखिए गाइस, ट्रेडिंग अकाउंट का फॉर्मेट। तो इसमें पहले डेबिट साइड में ये देखिए क्या है, ओपनिंग स्टॉक है, परचेजेज है, उसमें से रिटर्न्स को हमने लेस कर दिया टू वेजेस, टू डायरेक्ट एक्सपेंसेस, कैरियज, फ्यूल, कैरियज ऑन परचेजेस, फ्रेट, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस। ठीक है, इधर क्या गया, बाय सेल्स, लेस रिटर्न्स, क्लोजिंग स्टॉक और ग्रॉस लॉस। और यहाँ पे हमने ग्रॉस प्रॉफिट। और आपको पता है कि ये दोनों चीज़ें एक साथ कभी नहीं आ सकती। ठीक है जी, दोनों में से कोई एक ही आएगी, और लिख दिया मैंने, ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस। ठीक है जी, ये कभी एक साथ नहीं आ सकता ना बेटे। चलिए अब हम आगे बात करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की। सो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या होता है? सो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज एन अकाउंट इनटू व्हिच all gains and losses are recorded in order to ascertain the excess gain over the losses and or vice versa। ठीक है, सो ट्रेडिंग अकाउंट में तो ओनली डिस्क्लोज किया जाता है ग्रॉस प्रॉफिट को अर्नड एज ए रिजल्ट ऑफ बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स। However, a businessman has to incur a number of expenses। इसके बाद उसके अलावा भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस के अलावा और एक्सपेंसेस भी होते हैं जो कि ट्रेडिंग अकाउंट में नहीं लिए जाते। क्योंकि ट्रेडिंग अकाउंट में जो हम एक्सपेंसेस लेते हैं, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ट्रेडिंग अकाउंट में जो हम एक्सपेंसेस लेते हैं उसको ज़्यादातर हम क्या बोलते हैं, डायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं वो। और उसके बावजूद उसके अलावा मतलब इनडायरेक्ट जो एक्सपेंसेस है वो कहाँ आएंगे, वो आएंगे प्रॉफिट एंड लॉस में। वो किस में आएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस में। ठीक है गाइस, इसका आपको थोड़ा ध्यान रखना है। तो इसलिए बनाया जाता है ताकि बाकी खर्चे को भी कंसिडर किया जाए। Hence a businessman is more interested in knowing the net profit earned or incurred during the year। उसके बाद as such a profit and loss is prepared which contains all the items of losses and gains pertaining to accounting period। So profit and loss account is a nominal account and as such all the expenses and losses are shown on its debit side and all incomes and gains are shown on the credit side। ठीक है गाइज, तो प्रॉफिट एंड लॉस को एक नॉमिनल अकाउंट हो गया जिसमें सारे एक्सपेंसेस और को डेबिट साइड में लिखा जाएगा और इनकम्स को और गेन्स को क्रेडिट साइड पे लिखा जाएगा। तो गाइज अब इसके साथ हम बात करेंगे अब क्लोजिंग एंट्रीज रिलेटिंग टू प्रॉफिट एंड लॉस। ये सिंपल एंट्रीज हैं। सो अकाउंट्स ऑफ वेरियस आइटम्स ऑफ एक्सपेंसेस एंड लॉसेज आर ट्रांसफर टू द डेबिट साइड ऑफ पी एंड एल अकाउंट बाय मीन्स ऑफ फॉलोइंग एंट्री। कैसे किया जाएगा, पी एंड एल को सारे खर्चे डेबिट कर देंगे जो भी हमारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है। स्टूडेंट्स लिस्ट तो बहुत बड़ी हो सकती है, लेकिन मैंने कुछ 4-5 आइटम्स ही लिए हैं आपको अंडरस्टैंडिंग के लिए। ठीक है जी, पी एंड एल को टू सैलरीज कर दिया, टू रेंट, टू पोस्टेज, जनरल एक्सपेंसेस एटसेट्रा। और बैलेंसेस ऑफ द अकाउंट्स ऑफ इनकम्स एंड गेन्स विल बी ट्रांसफर टू क्रेडिट साइड ऑफ द प्रॉफिट एंड लॉस बाय मीन्स ऑफ द फॉलोइंग एंट्री। तो इसमें क्या है, इंटरेस्ट रिसीव्ड अकाउंट, कमीशन रिसीव्ड अकाउंट एंड रेंट रिसीव्ड अकाउंट टू पी एंड एल। तो गाइस इसमें आपको पता है कि ये सारे अकाउंट हमारे क्रेडिट्स वाले होते हैं क्योंकि इनकम्स हैं। और इनको क्लोज कैसे किया जाएगा, क्लोज करने के लिए हम इनको डेबिट साइड में ट्रांसफर कर देंगे टू पी एंड एल। ठीक है जी, तो अब गाइस अगली एंट्री क्या है, फॉर ट्रांसफर ऑफ प्रॉफिट और लॉस। तो गाइज आपको मैंने ट्रेडिंग अकाउंट के वक्त भी बताया था कि कभी भी प्रॉफिट या लॉस दोनों इकट्ठे नहीं हो सकते, दोनों में से कोई एक ही होगा। सो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिटेड टू कैपिटल अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू पी एंड एल अकाउंट। ठीक है गाइज, चलिए तो अब हम इसका डिस्कस करते हैं फॉर्मेट क्या है। सो फॉर्मेट ऑफ पी एंड एल, पहले है ग्रॉस लॉस आएगा या ग्रॉस प्रॉफिट, जो कि हमने ट्रेडिंग अकाउंट से ट्रांसफर करना है। मैं ट्रेडिंग अकाउंट का एक बार फॉर्मेट दिखाऊं दोबारा आपको। ये देखिए, यहाँ से आपने यदि प्रैक्टिकल करके भी देखा हो तो यहाँ फर्स्ट टाइम भी समझ रहे हो तभी ये देखिए। तो यहाँ तो ये सारा ट्रेडिंग अकाउंट बन गया, यहाँ ये ग्रॉस लॉस आ गया और ये ग्रॉस प्रॉफिट आ गया, और उसके नीचे हम क्या बनाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस। तो प्रॉफिट एंड लॉस को शुरू करने के लिए अगर तो ग्रॉस लॉस है तो वो यहाँ आ जाएगा टू ग्रॉस लॉस करके, और अगर ग्रॉस प्रॉफिट है वो यहाँ आ जाएगा बाय ग्रॉस प्रॉफिट करके। ठीक है जी,
तो यहाँ पे ये आ गया, ओके। और उसके बाद क्या आएगा ग्रॉस लॉस में, उसके बाद डेबिट साइड में सारे एक्सपेंसेस आ जाएंगे। कौन से? टू ऑफिस एक्सपेंसेस, टू सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस, टू मिसलिनियस एक्सपेंसेस, और उसके बाद नेट प्रॉफिट आ जाएगा। और इधर क्या है फॉर्मेट में? रेंट रिसीव्ड, कमीशन रिसीव्ड, डिस्काउंट रिसीव्ड, इंटरेस्ट रिसीव्ड, बैड डेट्स रिकवर्ड, मिसलिनियस इनकम, और ये नेट लॉस। अगेन इन दोनों में से कोई एक ही आएगा। कहने का मतलब इधर सारे आपके इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस आ गए और ये सारी आपकी इनडायरेक्ट इनकम्स, ठीक है, कि सेल्स के अलावा, अदर देन सेल्स बोल सकते हो आप, अदर देन सेल्स, ठीक है। ये सारी इनकम्स आ जाएंगी और इसको प्लस या माइनस करने के बाद, क्योंकि ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस का हमने इम्पैक्ट ले लिया है, और नीचे हम नेट प्रॉफिट या ग्रॉस नेट लॉस कैलकुलेट कर लेंगे, राइट हो। चलो अब हम डिस्कस करते हैं इसका नेक्स्ट पोर्शन, बैलेंस शीट। और ये लास्ट पोर्शन होता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का, ठीक है जी। प्रॉफिट एंड लॉस के बाद पहले बनता है ट्रेडिंग अकाउंट, फिर बनता है प्रॉफिट एंड लॉस, और फिर क्या बनेगा? बैलेंस शीट। सो बैलेंस शीट इज ए स्टेटमेंट विच इज प्रिपेयर्ड ऑन ए पर्टिकुलर डेट, जनरली लास्ट डेट ऑफ द ईयर, कंसिस्ट ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज ऑन दैट डेट। These balances of assets and liability we get from ट्रायल बैलेंस। हमें कहाँ से मिलता है? ट्रायल बैलेंस से, नेचुरली, ठीक है। तो आगे इसके लिए से एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो काफ़ी बच्चे इग्नोर कर जाते हैं, वो है मार्शलिंग ऑफ बैलेंस शीट। सो मार्शलिंग ऑफ बैलेंस शीट का मतलब है मीन्स ग्रुपिंग द आइटम्स ऑफ बैलेंस शीट इन अ पर्टिकुलर ऑर्डर, और वी कैन से दैट सीक्वेंसिंग ऑफ बैलेंस शीट, ठीक है। सीक्वेंसिंग ऑफ बैलेंस शीट कैसे? इन ऑर्डर ऑफ लिक्विडिटी और इन ऑर्डर ऑफ परमानेंस। यहाँ लिक्विडिटी और परमानेंस का मतलब क्या है कि जो करंट एसेट है वो सबसे ऊपर आएंगी, और परमानेंस ऑर्डर में जो फिक्स्ड एसेट्स है वो सबसे ऊपर आएंगी। हम इसके बारे में आगे बात करते हैं नेक्स्ट पेज पे। तो अब क्या है ये देखिए, तो पहले मैं आपको ये बता देता हूँ बैलेंस शीट का फॉर्मेट। ये देखिए यहाँ पे हमारा बैलेंस शीट का जो फॉर्मेट है, यहाँ आ गया करंट एसेट। करंट एसेट में आपको पता है क्या क्या आता है? कैश, बैंक, बिल रिसीवेबल, डेटर, स्टॉक, क्लोजिंग, ठीक है, और प्रीपेड एक्सपेंसेस, एक्रूड इनकम। फिर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स आ जाएगा। फिर नॉन करंट एसेट्स, जिसको हम फिक्स्ड एसेट्स भी बोल सकते हैं, वो आ जाएगा, ठीक है जी। फर्नीचर, मोटर व्हीकल, प्लांट एंड मशीनरी, बिल्डिंग, लैंड एटसेट्रा, ठीक है। और दूसरी तरफ क्या आ जाएगा? करंट लायबिलिटीज, बैंक ओवरड्राफ्ट, बिल्स पेबल, क्रेडिटर्स, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, नॉन करंट लायबिलिटीज, लोन्स, और रिजर्व्स एंड कैपिटल, ठीक है गाइस। और अब यदि आप इधर देखो इन ऑर्डर ऑफ लिक्विडिटी, ऑर्डर ऑफ लिक्विडिटी का मतलब है कि पहले करंट एसेट्स आएंगी और उसके बाद नॉन करंट एसेट्स आएंगी। तो जाहिर है दूसरी तरफ लायबिलिटी साइड में करंट लायबिलिटी पहले आएगी, नॉन करंट लायबिलिटी बाद में, और कैपिटल उसके बाद, ठीक है जी। और ऑर्डर ऑफ परमानेंस बिल्कुल इसका रिवर्स हो जाएगा। इसका रिवर्स हो जाएगा मतलब नॉन करंट एसेट ऊपर आ जाएंगी और करंट एसेट नीचे आ जाएगी, और लायबिलिटी साइड में कैपिटल सबसे ऊपर, नॉन करंट लायबिलिटी, और फिर करंट लायबिलिटी आ जाएगी। तो देखा जाए तो ये जो एक फॉर्मेट बना हुआ है, ये ऑन द बेसिस ऑफ ऑर्डर ऑफ लिक्विडिटी बना हुआ है। ये किस तरीके से बना हुआ है? ऑर्डर ऑफ लिक्विडिटी के बेसिस पे। और यदि आप इसको रिवर्स करके लिखो कि नॉन करंट एसेट्स ऊपर और करंट एसेट नीचे, कैपिटल सबसे ऊपर और करंट लायबिलिटी सबसे नीचे आ जाए, तो वो क्या बन जाएगा? ऑर्डर ऑफ परमानेंस। तो गाइज ये था सारा इसका थ्योरेटिकल पोर्शन, ठीक है जी। ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस, बैलेंस शीट का, जिसको कि हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बोलते हैं, ठीक है जी। तो इसी के साथ ये पोर्शन कंप्लीट होता है और मैं ये वीडियो भी यहीं कंक्लूड करता हूँ। आई होप कि आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियोस देखते रहें। इसके प्रैक्टिकल्स हम नेक्स्ट वीडियोस में करते रहेंगे। ओके जी, डन।